हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो आज ये पेपर है फरवरी 2015 वाला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोई वस्तु 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, उत्पन्न ध्वनि का आवर्तकाल है। An object is vibrating at 5000 hertz. The time period of the sound produced is। तो इसको सॉल्व करेंगे। आवर्तकाल होता है 1 में आवृत्ति है 5000 हर्ट्ज। तो इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा विकल्प इसका उत्तर आएगा 0.0002 सेकेंड। निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग टर्म्स: तड़ित, भूस्खलन, गर्जन, सुनामी, बाढ़। अब इनमें से जो ये लिखे हुए हैं, तो ये बताना है कि इनमें से कौन जो है भूकंप के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसमें भूस्खलन भूकंप से हो जाता है, सुनामी भी भूकंप से आती है और बाढ़ भी भूकंप से आती है। BDE यानी पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में शलाकाओं और शंकुओं के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रॉड्स एंड कॉन्स इन द ह्यूमन आई। पहला विकल्प है, शंकु मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। दूसरा है, शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। तीसरा है, शलाकाएं वर्णों की अनुभूति कर सकती हैं। और चौथा है, शलाकाएं तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। कॉन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। तो रेटिना पर 2 प्रकार की प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती हैं। एक होती है शलाका कोशिका और दूसरी होती है शंकु कोशिका। तो शलाका कोशिकाएं क्या होती हैं? ये कोशिकाएं कम रोशनी में देखने के लिए सक्षम होती हैं और प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं। शंकु कोशिकाएं क्या होती हैं? ये कोशिकाएं वस्तु के रंगों का पता लगा सकती हैं, लेकिन प्रकाश के प्रति कम संवेदनशील होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? पहला विकल्प है यूरेनस, दूसरा विकल्प है शुक्र, तीसरा विकल्प है बृहस्पति और चौथा विकल्प है मंगल। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, शुक्र यानी वीनस। इसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इसके अलावा बुध भी है ऐसा ग्रह जिसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो दोनों को याद रखना है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खाने योग्य पौधों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग एडिबल प्लांट्स: केला, बैंगन, भिंडी, कद्दू। आगे लिखा है, इनमें से पौधों का ऐसा युगल चुनिए जिनमें 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। तो इसमें लिखा है केला, इसके फूल की भी सब्जी खाई जाती है और फल भी सब्जी के रूप में खाए जाते हैं और फल के रूप में भी खाए जाते हैं। तो एक तो ए हो गया। और कद्दू, इसके बीज भी खाए जाते हैं, फूल भी खाए जाते हैं, फल भी खाया जाता है। तो 1 से अधिक खाने योग्य भाग हैं जिसके वह बताने थे। तो केला और कद्दू यानी कि दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव पाचन तंत्र के भागों के संयोजन का वह कौन सा समुच्चय है जो कोई पाचन कार्य नहीं करता? पहला विकल्प है ग्रसिका, बृहदांत्र, मलाशय। दूसरा है मुख गोयिका, बृहदांत्र, मलाशय। तीसरा है मुख गोयिका, ग्रसिका, मलाशय और चौथा है मुख गोयिका,
ग्रसिका बृहदान्त्र। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, ग्रसिका बृहदान्त्र और मलाशय। ग्रसिका बृहदान्त्र यानी बड़ी आंत, तो ये जो है कोई भी पाचन कार्य नहीं करते हैं। तो ये पाचन कार्य नहीं करते, तो इनके कार्य क्या हैं? ग्रसिका जो है भोजन को नीचे की ओर ले जाती है, नीचे की ओर धकेलना इसका कार्य है। बृहदान्त्र यानी बड़ी आंत क्या करती है? पानी और कुछ नमक को बिना पचे खाद्य पदार्थ से अवशोषित कर लेती है। तो जो बिना पचा खाद्य पदार्थ होता है उनमें से पानी और कुछ नमक को बड़ी आंत अवशोषित कर लेती है। मलाशय क्या करता है? शेष अपशिष्ट यहाँ से पारित होता है और अर्ध ठोस मल के रूप में वहाँ रहता है। तो ये तीनों पाचन कार्य नहीं करते, इनके जो कार्य हैं वो बता दिए। अगला प्रश्न है, दीर्घ रोम के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विली। पहला विकल्प है, इनकी अत्यधिक पतली भित्तियां होती हैं। दूसरा है, ये अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। तीसरा है, इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है जो सतह के निकट होता है। और चौथा है, इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन सरलता से गुजर सकता है। लिखा है, उन कथनों को पहचानिए जो दीर्घ रोम को पाचित भोजन को अवशोषित करने योग्य बनाने वाले लक्षण प्रदान करते हैं। तो इसमें ए सही है, इनकी अत्यधिक पतली भित्तियां होती हैं। बी भी सही है, ये अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। और सी भी सही है, इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है जो सतह के निकट होता है। ए बी सी यानी दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जंतुओं में से रोमंथु जंतुओं का समुच्चय चुनिए। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए सेट ऑफ रूमिनेंट्स। पहला विकल्प है भैंस गाय हिरन, दूसरा है भैंस गाय कुत्ता, तीसरा है गाय हिरन कुत्ता और चौथा है बिल्ली भैंस हिरन। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि रोमंथी जंतु होते क्या हैं। इन्हें जुगाली करने वाले पशु भी कहते हैं। तो ऐसे पशु जो मुख्य रूप से माइक्रोबियल क्रियाओं के माध्यम से पाचन से पहले विशेष रूप से पेट में किण्वन द्वारा पौधे आधारित भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, रोमंथी पशु कहलाते हैं। तो इनका समुच्चय है भैंस गाय हिरन। पहला विकल्प इसमें सही है, बफेलो काऊ डियर। तो यदि आपने देखा हो भैंस और गाय को जुगाली करते हुए, यानी ये मुंह चलाती रहती हैं और इनके मुंह से फेना जैसा निकलता रहता है, तो इसे ही कहते हैं जुगाली करना। अगला प्रश्न है, ये जो पीडीएफ है वो सही से नहीं छपी है, लेकिन मैं प्रश्नों को पढ़ती चलूंगी तो आप लोग समझते चलिएगा। लिखा है, कभी कभी शारीरिक कार्य करने के पश्चात हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प, मरोड़ या खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा के कारण होता है। पहला विकल्प है ग्लूकोज का पायरूवेट में परिवर्तित ना होना, दूसरा है ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित ना होना, तीसरा है पायरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना और चौथा है पायरूवेट का अल्कोहल में परिवर्तित होना। Sometimes after doing physical work we get muscles cramp, this result due to। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, पायरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। कन्वर्जन ऑफ पायरूवेट टू लैक्टिक एसिड, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है। तो इसका उत्तर है, जो मूत्र मार्ग का सही क्रम है वह है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। चौथा विकल्प इसमें सही है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। अगला प्रश्न है,
कोई बस अपनी यात्रा की पहली 10 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से तय करती है तथा शेष 45 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर की औसत चाल से तय करती है। बस की संपूर्ण औसत चाल है, यानी औसत चाल इसमें बताना है। तो चलिए इसको तो सबसे पहले निकालना होगा कुल समय। तो दोनों में कितना समय लगा है ये निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो समय निकल कर आएगा 1 घंटा। और उसके बाद दूरी पूरी कितनी है, ये 45 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है, कुल दूरी है 55 किलोमीटर। तो औसत चाल हो जाएगी दूरी बटे समय। दूरी है 55 और समय है 1 घंटा, यानी कि चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का आभासी और विवर्धित छवि बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो आभासी और विवर्धित प्रतिबिंब बनाना है। पहला विकल्प है उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों, दूसरा है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों, तीसरा है केवल अवतल लेंस और चौथा है केवल उत्तल लेंस। तो आभासी और विवर्धित छवि बनाने के लिए अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है, बोथ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। अगला प्रश्न है, पोलियो का कारण है। पहला विकल्प है प्रोटोजोआ, दूसरा है विषाणु या वायरस, तीसरा है बैक्टीरिया और चौथा है फफूंद। तो पोलियो का कारण है विषाणु यानी वायरस, दूसरा विकल्प इसमें सही है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पोलियो की वैक्सीन की खोज और निर्माण किसने किया था। तो वह थे जोनास साल्क, ये भी याद रखना है, जोनास साल्क। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण हैं। पहला विकल्प है टिकाऊ, विद्युत के सुचालक, अनअभिक्रियाशील। दूसरा विकल्प है ऊष्मा के सुचालक, वजन में हल्के, विद्युत के सुचालक। तीसरा है टिकाऊ, वजन में हल्के, अनअभिक्रियाशील और चौथा है टिकाऊ, ऊष्मा के सुचालक, अनअभिक्रियाशील। तो प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण हैं टिकाऊ, वजन में हल्के, अनअभिक्रियाशील। तीसरा विकल्प इसमें सही है, ड्यूरेबल, लाइट इन वेट, नॉन रिएक्टिव। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है, यह किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली किसी विशेष स्पीसीज के व्यक्तियों की कुल संख्या का उल्लेख करती है। दूसरा है, यह किसी दिए गए क्षेत्र के केवल पादप जात और प्राणी जात की किसी विशेष स्पीसीज का उल्लेख करती है। तीसरा है, यह किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जात और प्राणी जात की विभिन्न स्पीसीज का उल्लेख करती है। और चौथा है, यह जानवरों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक संरक्षित क्षेत्र है। लिखा है, जैव विविधता के संदर्भ में सही कथन है। तो जैव विविधता के संबंध में केवल सी सही है, यह किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जात और प्राणी जात की विभिन्न स्पीसीज का उल्लेख करती है। केवल सी यानी चौथा विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। क्रोमोसोम, जीन, न्यूक्लियस, राइबोसोम, इनमें से कोशिका के केंद्रक के भाग हैं। तो कोशिका के केंद्रक के भाग हैं क्रोमोसोम, जीन, न्यूक्लियस। ABC यानी दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है,
मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम है। पहला विकल्प है युग्मनज, युग्मक बनना, निषेचन, भ्रूण। दूसरा है युग्मक बनना, युग्मनज, निषेचन, भ्रूण। तीसरा है युग्मक बनना, निषेचन, भ्रूण, युग्मनज। और चौथा है युग्मक बनना, निषेचन, युग्मनज और भ्रूण। तो मानवों में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम है युग्मक बनना, उसके बाद निषेचन, फिर युग्मनज, फिर भ्रूण। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, जिस तालाब के जल में टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं उस जल में निम्नलिखित किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। पहला विकल्प है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है क्लोरीन और चौथा है आयोडीन। तो टैडपोल क्या होते हैं? मेढक के अंडे विकसित होकर टैडपोल बन जाते हैं और टैडपोल विकसित होकर वयस्क मेढक बन जाते हैं। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, आयोडीन। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, कोई 6 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड किसी घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 3 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी चाल से इसी सरल रेखा के अनुदिश गति कराने के लिए आवश्यक बल है। तो F बराबर होता है ma। m है द्रव्यमान, a है त्वरण। त्वरण शून्य है तो बल भी क्या होगा? शून्य ही होगा। तीसरा विकल्प इसमें सही है, 0 न्यूटन। अगला प्रश्न है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है ये पूछा गया है। नींबुओं में, आंवला में, कच्चे आमों में, अंगूरों में। अब विकल्प ये दिए गए हैं कि किस किस में पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है कच्चे आमों में और अंगूरों में, सी और डी, यानी दूसरा विकल्प इसमें सही है। नींबू और आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, ये भी याद रखना है। चींटी की डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा इमली में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी याद रखना है। तो साइंस के जितने भी क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर लिया है। पेडागोजी के प्रश्नों को बाद में हल करवाएंगे। यदि किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।